शिकायतें वक्फ बोर्ड की आई हैं और वो शिकायतें मुसलमानों ने ही की हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों को हत्या जा रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल, ये इन जमीनों की और किसने किया? हम मुसलमानों ने की इनकी लूटपाट। मेरा मतलब है कि जो वक्फ के जो ऑफिसर्स हैं, यानी हर स्टेट का एक वक्फ ऑफिस है, उसके अंदर उसका वक्फ का सीईओ होता है, 10 ऑफिसर्स होते हैं, कितने लोगों को वहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है, उनकी सबकी तनख्वाहें वगैरह वहाँ से दी जाती हैं। उनको आप डिसॉल्व करिए और उसके बाद ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को रख के इसमें एक विडो कमेटी बनाइए, एक एजुकेशन कमेटी बनाइए, एक मस्जिद कमेटी बनाइए, एक मदरसा कमेटी बनाइए, एक कब्रिस्तान खानका और उसमें सीनियर सिटीजन कमेटी बनाइए कि नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते फिरोज बख्त साहब। हाँ, अंबर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, काफी दिन बाद याद किया। और उस पर यही कहूँगा, देर आयत दुरुस्त आयत। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उन सबको सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। आज मैं आपके साथ वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है 2024 उस पे चर्चा करनी चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ने इस बिल को जैसे ही प्रेजेंट किया अमेंडमेंट के लिए, तो एक हालांकि एंटिसिपेट काफी लंबे अरसे से किया जा रहा था कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए और हो सकता है सरकार ऐसा करेगी। लेकिन जैसे ही ये प्रेजेंट हुआ तो मुखालिफत बड़े लंबे स्तर पे शुरू हुई। और जिस तरह से शाहीन बाग में के वक्त में, जो भी सीए के वक्त में जिस तरह से भी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ है, हमारी हमारे घर, हमारी जायदादें सब छीन लिए जाएँगे। इसी तरह से वक़्फ़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिथ्स और इस तरह की चीज़ें, अफ़वाहें फैलाई गईं। बच्चा-बच्चा ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी दरगाहें, मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लिए जाएँगे, हमसे हमारी जायदादें छीन ली जा रही हैं। मस्जिदों पर जगह-जगह इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा देखने के लिए मिल रहा है। आखिर इस छोटे से अमेंडमेंट से इतना ज़्यादा डर क्यों हो और इतनी ज़्यादा मुखालफत क्यों हो रही है कि बच्चों-बच्चों को सड़कों पे उतारा हुआ है? जेपीसी से राय माँगी, तो भी 9 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की तरफ से ईमेल जा चुकी है मुखालिफत के लिए। इतनी ज़्यादा मुखालिफत अपने ही समाज के भले के लिए, जब वक्फ बोर्ड के नाम पर जो बड़े-बड़े घोटाले, हज़ारों करोड़ के घोटाले हुए, उस वक़्त ही मुसलमान कहाँ जाते? इनको तब नहीं पता चलता कि हमारी ज़मीनें, हमारी जायदादें लूटी जा रही हैं। जी, आपने एक बहुत चुभता हुआ सवाल किया है, और बल्कि मैं कहूँगा वन एंड हाफ सवाल है, क्योंकि इसमें शाहीन बाग का भी आपने ऐड किया है, मैं दोनों के जवाब दूंगा। जी, देखिए, वक्फ को मैं अब से नहीं, काफी अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जी। और मखसूस तरीके से जब 2009 में गालिबन के रहमान खान साहब ने एक जैसा और पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनी है, उन्होंने भी बनाई थी। क्या है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो वक्फ की जायदाद है, 9 लाख अ, एकड़ जायदाद कम नहीं होती। और ये जायदाद जो है, वक्फ अलल औलाद या वक्फ अल्लाह, बेसिकली वक्फ अल्लाह के थ्रू आई है। और ये कुरान में भी एक इंजंक्शन है कि जो गुरबा, यतामा, मसाकीन है आपके साथ रहने वाले, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उनके उनकी किफालत के लिए, उनकी मदद के लिए आप कुछ करें। तो ये वक्फ का सिलसिला कुरान से शुरू हुआ है। और इसमें हुआ क्या कि ज़मीनें तो दे दी गईं, नवाबों ने दी, शहंशाहों ने दी, बादशाहों ने दी। और जो अपने लिए जो ज़मीन थी ख़ानदान के लिए, यानी वक़्फ़ अलल औलाद, उसमें भी जो औलाद ने भी ज़मीनें वक़्फ़ कर दी। तो 900 मतलब एकड़ ज़मीनें इस तरह से हो गई। मगर अब क्या, ज़मीनें तो आ गई, कोई टूटा-फूटा उनका कानून ही बन गया। लेकिन हुआ क्या, जैसे आप बिल्कुल सही, यू आर बैंग ऑन टारगेट, कि इतनी लूटपाट हुई है इन जमीनों की और किसने किया? हम मुसलमानों ने की इनकी लूटपाट। मेरा मतलब है कि जो वक्फ के जो ऑफिसर्स हैं, यानी हर स्टेट का एक वक्फ ऑफिस है, उसके अंदर उसका वक्फ का सीईओ होता है, 10 ऑफिसर्स होते हैं, कितने लोगों को वहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है, उनकी सबकी तनख्वाहें वगैरह वहाँ से दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था पिछले 60-70 साल से, कि वक्फ की जितनी भी ये जमीनें थी, वक्फ बोर्ड बना के, जो भी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट की हो, कोई भी सरकार हो,
بی جے پی کی تو ابھی 10-11 سال سے ہی آئی ہے. تو کانگریس کے راج میں ہوا یہ کہ جتنے بھی وقف بورڈ تھے ان کے آفیسرز کو کھلی چھوٹ دے دی، بے سونڈ کا ہاتھی وہ بن گئے، اور انہوں نے اونے پونے داموں پر ان زمینوں کو بیچا. اور کافی زمین جو ہے اس کی 1947 سے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی سرکاری جو سنستھان ہیں انہوں نے بھی قبضہ لی. ایک بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جہاں مسجد کا ایک حصہ تھا وہاں پہ، تو اس میں ہائی کورٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو وہاں پر مجھے کچھ بولنا پڑا. تو میں نے جسٹس شاید جے ایچ پٹیل تھے، ان سے میں نے کہا کہ بات وقت بورڈ کی ہے. میں نے کہا حضرت جس گدی پہ آپ براجمان ہیں، ود آل ڈیو ریگارڈس ٹو یو، یہ جس کورٹ میں بنی ہوئی کورٹ بھی وقت کی زمین ہے، سپریم کورٹ بھی وقت کی زمین ہے، دہلی پبلک اسکول ہو، اینگلو عربک اسکول ہو، یعنی دہلی کی میں بات بتا رہا تھا، 77%، 77% آف دہلیز لینڈ واز ڈونیٹڈ بائی وقت. لیکن اب یہ دیکھیے مسلمانوں کے پاس کیا آ رہا ہے، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جو کالج کی یا اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ان کے پاس. تو یہ اور یہ لوٹ پاٹ کرنے والے کوئی نہیں، یہ وقف کے آفیسرز تھے، وقف کے وکلا جو وکیل تھے، اور جو لوکل پولیس تھی، اور جو لوکل پولیٹیشنز تھے، چاہے اس میں ایم پی ہوں، ایم ایل اے ہوں، کارپوریٹرز ہوں، سب نے مل کے پورے ہندوستان میں یہ 9 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ پور کر دی. اور کرائے کس طرح سے رکھیں؟ کرائے میں آپ کو بتا دوں، جیسے دہلی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد فتح پوری، چاندنی چوک کے آخر میں، اس کے چاروں طرف دکانیں ہیں. ان کی کرائے کیسے ہیں؟ 10 روپے مہینہ، 12 روپے مہینہ، 100 روپے مہینہ. ارے کیا سسٹم ہے! آپ اس دکان سے اربوں خربوں کما رہے ہیں، آپ وقت کو. تو یہ اگر صحیح طریقے سے اس کا مینجمنٹ ہو جاتا، تو آج مسلم قوم دنیا کی سب سے زیادہ افلوئنٹ ویل ٹو ڈو قوم ہوتی. جیسے ہم یہودیوں کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں ہمارے جینی برادران ہیں یا سکھ برادران ہیں، دے آر ویری افلوئنٹ، اچھے مطلب کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ. اور ہمارے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ ہے، ہم ریزرویشن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہم سرکار کے مرہون منت نہیں ہوتے، اگر یہ وقف کا مینجمنٹ پچھلے 70-75 سال سے صحیح طریقے سے ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن فیروز بخش صاحب ایک سوال بڑا اہم نکل کر آتا ہے کہ آج سرکار جب اس پہ سدھار کر رہی ہے، امینڈمنٹ کی بات کر رہی ہے، اور سارے پورے اس وقت مینجمنٹ کو امپروو کرنے کی بات کر رہی ہے، اور آپ نے کئی سارے، ہم سب جانتے ہیں کہ وقف بورڈز میں، چاہے ہم اسٹیٹ میں بات کریں یا سینٹر میں بات کریں، بہت بڑے بڑے زمینوں کے اسکیمز ہوئے ہیں، اور رینٹلز کی بات کریں وہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے دوارا کی جا رہی ہیں. یہ اس بات کی جانکاری کوئی بھی مسلمان مسجدوں پہ کھڑے ہو کر بچوں سے کہلوا کر یہ تو نہیں پہنچاتا کہ ہمارے مسلمان کس طرح سے وقف بورڈ میں اسکیمز کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کی زمینیں قبضا رہے ہیں جو غریبوں کی، بیواؤں کی ہیں. لیکن جب بی جے پی اس طرح سے، بی جے پی سرکار اس طرح سے امینڈمنٹ کی بات کرتی ہے، تو بچوں کو کھڑا کر کے ایسی نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے قبرستان، ہماری مسجدیں، ہمارے مزار قبضہ کرنے کے لیے یہ سرکار پیچھے لگی ہوئی ہے. اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی دیکھیے چھوٹے بچوں کا استعمال شاہین باغ میں بھی ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. بس احمد، دیکھیے ایسا ہے، یہ جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے وہ سنگھ پریوار میں کچھ ہو، تو اس کو بہت ہی مشکوک طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اور بی جے پی نے تو ایک بڑا اچھا کام کیا، ٹرپل طلاق کو ہٹایا، کشمیر میں 370 لے آئے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو رام مندر کا مسئلہ سلگ رہا تھا، اس میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کتنا اس میں بربادی ہوئی. کم سے کم یہ چیز انہوں نے صحیح کی ہے. دیکھیے کیا ہے، میں ایک بات میں مشورہ سب کو دینا چاہتا ہوں، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، نہ ہندوؤں کا، نہ مسلمانوں کا، نہ ہندوستان کا، کہ پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر کوئی بھی اچھوت نہیں ہوتا، نو بڈی از انٹچیبل. لیکن ہم لوگوں نے بی جے پی کو یا کچھ ایسی اس طرح کی پارٹیوں کو یا سنگھ پریوار کو، ہم نے انہیں اچھوت بنا رکھا ہے، انٹچیبل بنا رکھا ہے. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں جو بھی اچھا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے وہ بی جے پی ہو، سپا ہو، بسپا ہو، کانگریس ہو، ترنمول، غالباً کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو. اب یہ جو سرکار یہ لے کر آئی ہے، یہ امینڈمنٹ ایسے نہیں، کوئی کالے کتے نے نہیں کاٹا ہے سرکار کو، یا مسلمانوں کی دشمنی میں لے کے آئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے اویسی صاحب یا ان کے
ان کی لیگ پہ چلنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امینڈمنٹ اس وجہ سے آیا ہے کہ سال ہا سال سے اور خاص طور سے جو بی جے پی کی 10 سال کی سرکار ہے بے تحاشا شکایتیں وقف بورڈ کی آئی ہیں، اور وہ شکایتیں مسلمانوں نے ہی کی ہیں کہ کس طریقے سے وقف بورڈ کی زمینوں کو ہتھیایا جا رہا ہے۔ میں چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، بڑا گری اور بڑا ہی یہ سمجھیے کہ بہت ہی خلیج قسم کا اگزامپل ہے۔ نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک بازار جاتا ہے، نام یاد نہیں آ رہا، بڑا بازار جو بھی ہے، نیو دہلی ریلوے اسٹیشن جو کہ کناٹ پلیس سائڈ ہے اس کے جی، سامنے ایک سڑک جا رہی ہے، اس پہ ایک مسجد ہے، نام یاد نہیں آ رہا، وہ وقف بورڈ کی مسجد ہے۔ اور جو اس کے کیئر ٹیکر تھے انہوں نے کیا کر رکھا تھا، ایک طرف تو نماز ہوتی تھی، ایک کمرے میں انہوں نے ایک چکلا کھول رکھا تھا، یعنی وہاں پہ پروسیکیوشن کی جاتی تھی۔ اس کی خبریں آئیں تو میں نے پھر یہ راشٹریہ سہارا اخبار میں نکلوائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے مس یوز ساری تو نہیں ہو رہی تھی پراپرٹیز، لیکن کافی پراپرٹیز اس طرح سے مس یوز ہو رہی تھی، اور یہی آفیسر راتوں رات ہوتا ہے کیا، وقف کی پراپرٹی بیچی نہیں جا سکتی، وقف کی پراپرٹی تو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس کو سرکار تو کہہ رہا نا، سرکار تمہاری مسجدیں لے لے گی، تمہارے خانقاہیں، قبرستان، تمہارے اسکول، مدارس، یہ سب چھین لیں گے تم سے، تمہاری عمارتیں چھین لیں گے، تاج محل چھین لیں گے، جامع مسجد چھین لیں گے۔ سرکار کی کوئی مجال نہیں ہے 1 انچ بھی ان کی چھین لے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو زمین ہے گفٹڈ زمین ہے، لیکن سرکار یہ امینڈمنٹ اس وجہ سے لے کے آئی ہے کہ اربوں خربوں کی جو زمین تھی، جس سے سرکار چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بجائے اس کے کہ ایک کا پیالہ ہو، مسلمان آگے بڑھیں۔ مسلمانوں کے بچے جو میڈیکل کورسز میں جائیں تو کروڑوں کی فیس نہیں دے سکتے، انجینئرنگ کی اگر فیس دینی ہے لاکھوں کی فیس نہیں دے سکتے، یا جنرل کوئی اچھے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مینج صحیح سے ہوتا، ایماندار لوگ اس کو، با کردار اور ایماندار لوگ اس کو مینج کرتے وقف کی پراپرٹی کو، تو یہ اتنا اثاثہ تھا کہ مسلمان صرف اپنے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کی، سکھوں کی، سب کی مدد، پورے ہندوستان کی گورنمنٹ کی مدد کر سکتے تھے۔ مگر یہی افسوس ہے، یہ ساری جب شکایتیں گئیں سرکار کے پاس، کرن رجیجو کے پاس گئیں، اس سے پہلے اسمرتی ایرانی کے پاس گئیں، اس سے پہلے نجمہ ہیپت اللہ صاحبہ کے یا مختار عباس نقوی کے پاس بھی کافی شکایتیں گئیں، تب سرکار نے ان کو جمع کر کے، ایسے ہی نہیں ہے، دیر از اے ٹریک ریکارڈ، ٹھیک ہے، پروف کے ساتھ، تو سرکار یہ کہہ رہی ہے ہم ان کو ڈیجیٹائز کریں گے، اس میں ہم جو ہے خواتین کو بھی لے کے آئیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے سماج میں عورت سفر کرتی ہے، چاہے وہ ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، یا وقف کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یا آفیسز میں کوئی جابس کا معاملہ ہو، تو ویمن آر دا ورسٹ سفررز۔ تو یہ اچھی بات ہے، وہ سرکار کہہ رہی ہے ہم 2 خواتین کو لے کے آئیں گے۔ ارے کوئی پیٹریاکل کنسٹرکٹ تھوڑی ہے، تمہاری بپوتی تھوڑی ہے کہ خواتین کو نہیں آنے دو گے۔ اچھا، دوسری بات جو چبھ رہی ہے مسلمانوں کو، یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے اس میں کچھ ہم قابل ریٹائرڈ ججز ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں، ان کو ہم، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کو لے کے آئیں گے۔ دیکھیں ہندوستان جو ہے یہ ایک ساجھا وراثت کے ساتھ چلتا ہے، اور ہندو مسلم جو ہے تہذیب اسی طرح سے ملی ہوئی ہے، جیسے شیر و شکر، جیسے دودھ میں چینی مل جاتی ہے، تو اس میں کوئی آفت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، چاہے وہ محمد ادیب صاحب ہوں، چاہے وہ اویسی برادران ہوں، چاہے وہ توقیر رضا صاحب ہوں، میں تو نام لے کے اس لیے بولتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ بڑے نام ہیں مسلم کمیونٹی کے، ان کو پل جوڑنے کی، پل بنانے کی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ سپا ہو، بسپا ہو، بی جے پی ہو، دے شوڈ ایکٹ ایز دا برجز، لیکن بجائے اس کے یہ لوگ زہر اگلتے ہیں، یہ آگ لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، جو غریب مسلمان، یہ ان کی تو گدیاں بنی رہیں گی، لیکن جو غریب مسلم طبقہ ہے بیچارہ، جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، اور جو بیوائیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں چلا سکتی، یا جو مطلقہ خواتین ہیں جن کو طلاق دے دی گئی، یہ سب چیزیں نہیں سوچتے، ایک دم سے اچھا بی جے پی لے کے آئیے، اچھا مودی جی لے کے آئے، اچھا سنگھ لے کے آئے۔ ارے آپ یہ دیکھیے کہ سرسنگ چالک نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہر مسجد کے نیچے مندر نہ دیکھو، ٹھیک ہے، اتنی اچھی بات کہی تھی۔ اب اس میں مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایسی باتوں کو آپ کریڈٹ تو دیجئے۔ شاہین باغ کی آپ نے بات کی کہ جیسے شاہین باغ میں مس گائڈ کیا گیا، اس کو مس کنسیو کیا گیا کہ آپ کی جائیدادیں لے لی جائیں گی، آپ کے مکان چھین لے جائیں گے، آپ کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، آپ کو کیمپس میں بھیج دیا جائے گا۔ کون سے کیمپس ہیں، کنسنٹریشن ہے، جو بھی کیمپس ہیں اس میں
डिटेंशन कैंप्स हैं, ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। शाहीन बाग के मैंने लोगों से कहा था कि ये आपको, ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये आप मुसलमान हैं और आप 40 45 50 करोड़ हैं माशाल्लाह से, जो भी आदादो शुमार हो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये आपके वोट लेके ये अपने एयर कंडीशन गाड़ियों में और पार्लियामेंट में घूमना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में लुटियन जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए आपको बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, भड़का रहे हैं, इनके कहने में नहीं आई है। तो इनको मैंने एक बात कह दी थी, अगर कोई कोई गया किसी डिटेंशन कैंप में, मैं भी यहीं रहता हूँ जाकिर नगर में, अगर वहाँ शाहीन बाग से पहले मैं जाऊंगा डिटेंशन कैंप। ये सब बेकार की चीजें हैं। हिंदुस्तान जो है ना वो शरिया कानून से चलेगा ना सनातन कानून से चलेगा, वो बी आर अम्बेडकर के लिखे हुए सबसे बड़े कानून से चलेगा। तो ये सब बहकाया जा रहा है मुसलमानों को, बेचारों को, उनको, मतलब अब क्या मैं इसमें क्या, आप मुझसे ज्यादा समझती हैं, आप तो इतने साल से पॉलिटिक्स में हैं, उसको समझ रही हैं, उसकी लीक को समझती हैं। जी, बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि बार-बार मुसलमान इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इनको मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड वो आपसे, मुझसे या और बीजेपी से तो नहीं हो रहे हैं। मिसगाइड वो सिर्फ़ इन्हीं लोगों से होते हैं, वैसे बिरादरान से होते हैं, वो कांग्रेस से होते हैं, वो सेक्युलरवादी पार्टियों से होते हैं, जिन्होंने इनको छला, जिन्होंने इनको लूटा। और आज ऐसी स्थिति में है कि हर बेहतर चीज़ के ये मुखालिफत करते हैं और हर वो चीज़ जो इनका नुकसान करती है, उसको चाहते हैं कि वो होनी चाहिए। अभी शिमला का मामला सामने आया था, जहाँ पर एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने बात उठाई सामने, और ये बात हम सबके सामने है कि जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं हमारे देश के, उसमें डेमोग्राफिक इम्बैलेंस अचानक से हुआ है, और कई सारी हाई कोर्ट्स ने इस पर संज्ञान भी लिया है। उन्होंने सरकारों को निर्देश भी दिया है। झारखंड, हम सरकार की बात करें, हाई कोर्ट ने वहाँ की ये निर्देश दिया। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जितने भी ये सारी चीज़ें इस तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इसको ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इस पे जाँच होनी चाहिए। और हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें और जितने भी इतने अन्य राज्य हैं, उसमें ये सब हो रहा है, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं, उनके सामने तो कंसर्न है ही, बात भारत के मुसलमानों की नहीं है। लेकिन जो घुसपैठ हो रही है भारत में और जिस तरह से ये अवैध निर्माण हो रहा है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अचानक से लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। एक तरफ मस्जिद का अवैध निर्माण, मान भी रहे हैं कि हमने अवैध निर्माण किया, लेकिन हमें करना है, हमें हर कानून को तोड़ना है। अल्लाह के नाम पर आप नाजायज़ काम करेंगे और खुद को मुसलमान बताएँगे, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, आपने देखिए बिल्कुल इस्लाम की जड़ों से जुड़ी हुई बात बिल्कुल कर दी है यहाँ पे। जहाँ तक संजौली मस्जिद का ताल्लुक है, जो कि शिमला में है, और जहाँ काफ़ी शोर-शराबा हुआ और बिरादरान वतन हिंदू भी उठे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन की है। देखिए, ये जो मस्जिद है, ये आजकल की नहीं है, 1947 से है, उसके कागज़ात है, सब कुछ है। लेकिन मसला जब पैदा हुआ, जब इसमें इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की गई। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चाहे आप मस्जिद में करेंगे, मंदिर में करेंगे, गुरुद्वारे में करेंगे, गिरजा में करेंगे, सिनेगॉग, कहीं भी करेंगे, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो वो कानून के दायरे में आएगी, उसको हटाया जाएगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। यहाँ मैं जब मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था, तो मैं ये बंगाली मार्केट में मस्जिद है, जुमा में हर जुमे को वहाँ पढ़ता था। तो उसका भी काफ़ी झगड़ा-फसाद उठा। उन्होंने क्या किया था, बाहर के कुछ कॉरिडोर्स जो थे, उन पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली थी। पक्की नहीं की थी उन्होंने, वो छप्पर टीन जो थी, छतें डाल ली थी जगह को वो करने के लिए। सामने कोठी वाले बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उन्होंने शिकायत कर दी, तो उन्होंने उसको हटा लिया। तो पहली चीज़ ये है। अच्छा, उस मस्जिद अगर वो गैर कानूनी होती, 1947 से है, तो बात अब उठती। लेकिन जब उसकी मंजिलें ज़्यादा बना ली और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, तब उस पे ग़ुरूर आया। तो हमें अपने को भी चेक करना होगा। हमें बतौर मुसलमान, देखिए, मुसलमान कौम एक टाइम पे सबसे ज़्यादा ईमानदार समझी जाती थी। लोग कहते हैं, अरे मियाँ जी है, मियाँ जी के पास अखवा दो चीज़ें, बड़े ईमानदार हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया उसका, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना? तो ये कुछ हद तक इसका कसूर हमारे हमारे ऊपर भी है। लेकिन इस बात का जो आजकल इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये इसका कसूर दोनों तरफ से है। हमारी तरफ से तो है ही, दूसरी तरफ से भी है, ठीक है ना?
تو یہ جو काव विजिलेंटिज्म शुरू हो गया कि भाई फ्रिज में आपके क्या रखा है क्या नहीं, इन सब चीजों से बचना चाहिए। देखिए जब गुजरात में भी झगड़े हुए थे तो ठीक है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम काफी जुड़ के चले थे। अगर नीचे हिंदू का मकान था, ऊपर मुसलमान का था, तो उसने नीचे मुसलमान को घी दिया, मसाला दिया, प्याज दी, मतलब दूध दिया चाय बनाने के लिए, चीनी दी। ये इस तरह से हमारी, मैंने कहा ना, हमारी जो है साझा तहजीब है और मिली जुली गंगा जमनी तहजीब से हम रहते चले आ रहे हैं और हमेशा से ऐसे रहते चले आ रहे हैं। और बड़ा मतलब खूबसूरत इम्तिजाज है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जो जिस तरह से मिलके रहते हैं और भी उसमें कौमें हैं, तो इसको हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो है मुसलमानों को जिस तरीके से भटकाया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे मुखालिफ है। देखिए जो भी हुकूमत राज करती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, इतने साल 55-60 साल उसने राज किया, या बीजेपी की, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे राज के अंदर जो है दंगे फसाद हो। उससे हर कोई बचना चाहता है, ठीक है। तो ये सारे मसले निपट सकते हैं बशर्ते कि हम मतलब अगर हम मुसलमान हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो हम इस्लाम का जो कानून है, जो कुरान ने, जो हदीस ने, जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने और अबा अल्लाह ने जो हमें कानून दिए हैं, बड़े अच्छे कानून दिए, उन पे हम चलते रहें। बिल्कुल, लेकिन फ़िरोज़ बख़्श साहब, वो लोग जो हर जुमा हर मस्जिद पे जाकर लोगों को पर्चे बाँट रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जेपीसी में इस बिल के अगेंस्ट में अपनी राय भेजने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपको समझ में आता है तो मतलब उनकी कोई फ्री विल नहीं है, उनका कोई ओपिनियन नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए। ऐसा ही जब यूसीसी को लेकर राय भेजने का हुआ था, सेम वही हुआ था, क्यूआर कोड जनरेट करके एक ऑटो जनरेटेड ईमेल, वही सिस्टम चल रहा है। ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं? आप लोगों को ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे कि वो अपनी तरफ से सोचे समझे कि हाँ, मुझे अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं इसके अगेंस्ट में अपनी राय भेजूँ। सबको एकदम अंधाधुंध सबको इसके विरोध में अपनी राय भेजनी है। ये जो चल रहा है इन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो प्रोपेगेंडा है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये जो ऑटोमेटेड जो ये ईमेल के ज़रिए जो भी कुछ है वो जा रही है सारा, 1 डेढ़ 5 करोड़ जितने भी चले गए। देखिए 9 मैंने भी करोड़ भेजा था, लेकिन मुसलमानों के ईमेल जा चुके, 9 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के। तो क्या 10 करोड़ मान लीजिए, जो भी कुछ है 11-12 करोड़ मान लीजिए, जो भी है, मैंने भी अपनी राय भेजी थी और मैंने अपनी राय में कुछ जो पॉइंट्स मुझे इसमें वक्फ अमेंडमेंट 24 में मुझे मतलब पसंद नहीं आए थे, मैंने बाकायदा उस पर राय मशवरा दिया। मैंने कहा कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनको आप डिसॉल्व करिए और उसके बाद ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को रख के इसमें एक विडो कमेटी बनाइए, एक एजुकेशन कमेटी बनाइए, एक मस्जिद कमेटी बनाइए, एक मदरसा कमेटी बनाइए, एक कब्रिस्तान, खानका और उसमें सीनियर सिटीजन हाँ, कमेटी मस्जिद बनाइए जो भी चीज़ ऑफ कोर्स। कि जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को। इस तरह से मैंने कहा, ये इस तरह से, ये मैंने बाकायदा लिख के भेजा है। मैं भी उसको लगा के, एक उसके अगेंस्ट जा रहा है और उसके फेवर में जा रहा है, क्या बोलते हैं वो क्यूआर कोड जो है, ठीक जी। है, जो बिरादरान वतन है उसके वो उसके फेवर में दे रहे हैं। अरे भाई देखिए ऐसा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार चाहेगी इसको बिल को पास करा लेगी, लेकिन सरकार को भी एक मैं मशवरा देना चाह रहा हूँ, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें जो जी शऊर लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक ये जो है प्रेशर ग्रुप बनाए। वैसा प्रेशर ग्रुप नहीं जैसे जन लोकपाल जिसकी बात वो करते थे केजरीवाल साहब, नहीं, सही किस्म का एक प्रेशर ग्रुप बने जिसमें उन लोगों, वो लोग अपना राय मशवरा दें ताकि इसके किराए बढ़ें। इसकी जो कुछ बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो जिस पे लोग काबिज हैं, या तो उनका वो उनको वापस करें प्रॉपर्टी को, उसका पैसा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अजमेर दरगाह के सामने एक जन्नत निशान होटल है, 5-6 मंजिला होटल है। उसका किराया जो है मतलब एक मुझे वहाँ कन्वीनर बना के भेजा गया था, बड़े वहाँ झगड़े फसाद चल रहे थे। तो मुझे पता है चला कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत एक बड़ा नाम है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो जी। दरगाह कमेटी के मेंबर थे। उनको वो मालिक ने, जन्नत निशान होटल के 3-4 भाई हैं, उन्होंने उनको मालिक को बुला करके कहा देखो इसका 11,000 किराया बनवा दो। और
वैसे उसका मार्केट रेट था 2.5-3 लाख रुपए पर महीने। 2.5-3 लाख रुपए पर महीने दरगाह, अजमेर दरगाह को जाना चाहिए था। ये कितने दे रहे हैं? 11। अच्छा 11 में भी क्या है, पहले 15 किया उसको, 15 के 5 पे व्हाइटनर लगा के 11। यानी इतनी बेईमानी होगी। और बीच में जो साहब मेंबर थे उसके दरगाह कमेटी के, जो भी थे इत्तेफाक से गालिबन वो, मुझे अब पता नहीं, ये 2009 का किस्सा है। तो वो उनको उनका हिस्सा दे दिया होगा कि आप हमारा किराया बनाइए, जो है 11,000, इतना आप रखिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जो हैं, इन चीजों से सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो खुर्द-बुर्द हो गई। और एक एग्जांपल और देके मैं आपको आप 14 तबक रोशन करता हूँ कि आप बेंगलोर जाएंगी, वहां पे एक बड़ा एक 7 स्टार होटल है, उसका नाम है विंडसर कासल। विंडसर कासल वहाँ प्राइम लोकेशन पे है, यानी जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है उसकी होगी वहाँ पे। उसका किराया जो है वो 12,000 जा रहा था, और उस होटल की कीमत जो है वो कितने हैं, वो कई हजार करोड़ है। तो अब इस तरीके से जब बड़ा दिल दुखता है कि ये सब, और करने वाले कौन है। एक और एग्जांपल दूं, एंटीलिया। एंटीलिया जहाँ पे ये मुकेश अंबानी का इतना लंबा चौड़ा महल बना हुआ है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने उस एंटीलिया को 4.5 करोड़ में उनको बेच दिया। ठीक है, जबकि वो प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ की नहीं थी, वो प्रॉपर्टी 950 करोड़ की थी। जो अब उस पे, अब ये करने वाले सब यही हैं। अब ये बताइए कि अब सरकार ने इन्हीं चीजों पे जो है एक्शन लिया है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इनको रोकना चाहिए। और जो गुरबा या तमाम मसाकीन हैं, उन लोगों के पास उनका हक पहुंचना चाहिए। मैं एक बात कह के एक स्टनिंग चीज आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वालिद थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के, वो भतीजे थे, उनके बड़े भाई के बेटे थे। तो अब वो जो मौलाना के बड़े भाई थे मौलाना अबुल नसर गुलाम यासीन, उनका इंतकाल जल्दी हो गया था। ठीक है, मेरे वालिद को उन्होंने ही पाला था। मेरी वालदा से नाजुक जहां बेगम से उनकी शादी हुई। वो खाला से शादी करना चाहते थे, बात नहीं बनी। अल्टीमेटली शादी हुई तो दोनों मतलब दोनों में बन नहीं पाई, वो छोड़ के चले गए मेरी वालदा को। तो अब मैं जो भी कुछ बना हूँ अपनी वालदा और खाला ने जो कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, समाज में एक जगह बना ली। उस दौरान मेरी वालदा, ये जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस था दरियागंज में, यहाँ से वजीफा लाती थी 50 रुपए का। रिक्शा में जाती थी, मैं उनकी उंगली पकड़ के बैठ जाता था। 50 रुपए 60s के अंदर, मिड 60s के अंदर बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये सब काम रुक गया है वक्फ बोर्ड का। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन अब मतलब ये समझिए कि पिछले लगा लीजिए आप 50-55 साल से बहुत बुरे हालात हैं वक्फ के। और वही लोग कांग्रेस के मोहम्मद अदीब साहब जो कह रहे हैं लुट जाएगी पिट जाएगी तुम्हारी मसाजिद, ऐसा किसी हालत में नहीं हो सकता। मुसलमानों की मसाजिद उनके पास रहेंगी। मुसलमान इस मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी में मिलेगा, कब्रिस्तान उसी के पास रहेंगे, खानकाहें वहीं रहेंगी, उसके मदारिस वहीं रहेंगे। लेकिन गंदी सियासत, वोट बैंक की सियासत करने वाले, अपनी चमकदार मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने वाले, और ऐवाने उसमें यानी पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोग जो हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और गलियों में लाउड स्पीकर से है मुसलमानों तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी। अरे किसकी हिम्मत है मुसलमानों की मस्जिद या मदरसे या कब्रिस्तान छीनने की। ठीक है, अल्लाह ने मुसलमानों को जो है पूरी दुनिया में जो है बसाया है, रचाया है, बनाया है। तो कोई ना तो उनकी मस्जिद ले सकता, ना मदरसा ले सकता, ना ही जैसे शाहीन बाग में मुसलमानों को बहकाया गया था कि भाई ये एनआरसी के चक्कर में मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियां हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, वो हमेशा यहीं रहेंगे। और इस मुसलमान जो है, जिसको हिंदी में मैं कहता हूँ संस्कारी राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, हमेशा से आगे भी रहेगा। लिहाजा एक आम मुसलमान को ये जो नेता भड़काते हैं, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि सिर्फ़ एक ही तरफ से भड़कते हैं और दूसरी तरफ से नहीं भड़कते हैं। कभी दूसरे पक्ष पे कभी उनको भरोसा नहीं होता, ना ही उनके उसकी अच्छी और सच्ची बात पे भी भरोसा करते हैं। ये एक अलग बात है अच्छे और सच्चे लोगों की। फ़िरोज़ बख़्श साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। और बाकी बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। जी।